वअंज़लना इलैकल किताब बिलहक़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताबि वमुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह वला तत्तबिअ अहवाअहुम अम्मा जाअक मिनल हक़। ए पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है जो अपनी सी पहली किताबों की तस्दीक करती है और उन सब पर निगहबान है। तो जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया है उसके मुताबिक उनके दरमियान फैसला करना, और हक जो तुम्हारे पास आ चुका है उसको छोड़कर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना करना। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, वमन अअरदा अन ज़िक्री व इन्न लहू मईशतन दंका। और जिस किसी ने मेरे जिक्र से रूगर्दानी की तो उसके लिए जिंदगी तंग हो जाएगी और उसकी यानी मईशत तंग हो जाएगी। ख़वातीनो हज़रात, आज के दिन हम आपके सामने यहाँ पर एक ऑनलाइन सेमिनार लेकर आए हैं। आज जबकि चंद दिन पहले 9 जून 2023 को पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान का जो वफाकी बजट है उसको पेश किया, और उन्होंने इस बजट को पेश करते वक्त ये कहा कि ये एक रिस्पॉन्सिबल बजट है। इसहाक डार साहब चौथे साल में चौथे वज़ीर ख़जाना हैं जिन्होंने ये वफाकी बजट पेश किया, और यकीनन जब वो इस बजट को एक रिस्पॉन्सिबल बजट करार दे रहे थे तो शायद वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी अवाम के ऊपर डालकर इस बजट को एक रिस्पॉन्सिबल बजट कह रहे थे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस बजट के हवाले से आपको इसके जो आदाद शुमार हैं, इसके जो नंबर्स हैं, उसके ऊपर तो आपको बहुत ज़्यादा अखबारात में, मीडिया में, सोशल मीडिया में एक काफ़ी डिस्कशन मौजूद है, बहस भी मौजूद है। मगर एक चीज़ जो आपको नहीं नज़र आती वो ये कि इस बजट के हवाले से जो बुनियादी फंडामेंटल आइडियाज़ हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत को ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, उसके हवाले से जो फंडामेंटल आइडियाज़ हैं, जो बेसिक्स हैं, जो बुनियाद है, उसके हवाले से डिस्कशन आपको तकरीबन ना होने के बराबर मिलती है। तो हमने सोचा कि एक पोस्ट बजट एक ऑनलाइन सेमिनार का इनेकाद किया जाए जिसके अंदर हम उन बुनियादों को, उन आइडियाज़ को, उन फंडामेंटल्स को डिस्कस करें, उनको चैलेंज करें और आपके सामने एक मुतबादिल रखें, यानी इस्लाम का माशी नुक्ता नज़र और इस्लाम से जन्म लेने वाले जो इकोनॉमिक सॉल्यूशंस हैं उनको प्रेजेंट किया जाए। इस सेमिनार में हमारे साथ दो मुअज़्ज़िज़ स्पीकर्स हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और मैं आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। हमारे साथ बैठे हैं जनाब डॉक्टर अकमल साहब। अकमल साहब जो हैं वो पेशे के लिहाज से दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। ही इज़ अ PhD स्कॉलर एज़ वेल, और डिफरेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज़ के हवाले से लिखते भी रहते हैं और इनके वीलॉग्स भी हम सुनते रहते हैं। तो अकमल साहब, आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। और इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इमरान यूसुफ़ज़ई साहब। इमरान साहब हमारे मुख्तलिफ़ पैनल डिस्कशंस और प्रोग्राम्स में आप इनको पहले भी देख चुके हैं। ये पेशे के लिहाज से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इनका भी सियासत और मईशत के हवाले से गहरी एक नज़र रखते हैं, और इसके ऊपर हम इनके अक्सर लेक्चर्स और वेबिनार्स वगैरह देखते रहते हैं। तो इमरान साहब को भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। खुश आमदीद इमरान साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि मैं अपने स्पीकर्स की तरफ जाऊं, हमने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्री तरतीब दी है जो कि एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट्री है जिसमें हम पाकिस्तान का जो करेंसी क्राइसिस है उसके हवाले से हम कुछ आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ बातचीत रखना चाहते हैं, और साथ ही साथ इस्लाम से दिया गया जो हल है
वो हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आइए एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। पाकिस्तान का मौजूदा करेंसी का बहरान एक मखसूस मॉनेटरी फ्रेमवर्क का नतीजा है जिसे पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनाया हुआ है। पाकिस्तान फिएट या कागजी करेंसी के मॉडल पर कारबंद है और उसने अपनी करेंसी की कदर को डॉलर से मुंसलिक कर रखा है। इस मॉडल में करेंसी की कदर का इन्हिसार मईशत की पैदावारी सलाहियत, ज़रा मुबादला के ज़खायर और पाकिस्तान की ज़रा मुबादला कमाने की सलाहियत पर मबनी है। जब भी पाकिस्तान में मुआशी ग्रोथ, डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर और ज़र मुबादला कमाने की सलाहियत में कमी होती है तो पाकिस्तानी रुपए की कदर गिरना शुरू हो जाती है। नतीजतन पाकिस्तान के मुसलमान महंगाई के तूफान का सामना करने पर मजबूर हो जाते हैं। डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट को एक खास वैल्यू पर फिक्स करने या मार्केट पर मबनी एक्सचेंज रेट को अपनाने से पाकिस्तान का करेंसी का बहरान हल नहीं होगा। ये दोनों तरीक़ेकार फिएट यानी कागजी करेंसी मॉनेटरी मॉडल की ही दो इकसाम हैं, जिसमें करेंसी की कोई अपनी कदर नहीं होती, बल्कि करेंसी अपनी कदर दीगर अवामिल जैसे कि मईशत की मजबूती, मुल्क की बैनुल अक़वामी तिजारत और डॉलर की कदर और दस्तयाबी से अखज़ करती है। इस्लाम अपना एक मॉनेटरी फ्रेमवर्क देता है। इस्लाम का हुक्म है कि इस्लामी रियासत की करेंसी सोना और चांदी हो। सोने और चांदी की अपनी अंदरूनी कदर होती है और वो अपनी कदर को मईशत की ताकत या रियासत के ज़र मुबादला के ज़खायर से नहीं लेते। तिजारती खसारे की सूरत में जब सोना और चांदी रियासत से निकलना शुरू हो जाए तो सोने और चांदी की मिकदार में कमी के नतीजे में रियासत के अंदर कीमतों में कमी वाक़ई होती है। कीमतों में ये कमी रियासत की बरामदात को बढ़ाने में मदद करती है, जिसके नतीजे में रियासत के खजाने में सोने और चांदी की आमद फिर से शुरू हो जाती है। इस तरह सोने और चांदी पर मबनी करेंसी में खुद ब खुद दुरुस्तगी का तरीक़ाकार मौजूद होता है, जो तिजारती खसारे के मसले को खुद ही से हल कर देता है। इस्लाम ने ज़कात का निसाब, दियत, चोरी की हद लगाने के लिए कम से कम रकम और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अहकाम सोने और चांदी में बताए हैं। ये इस शरई तकाज़े की तरफ निशानदेही करता है कि इस्लामी रियासत में करेंसी सोना और चांदी हो। रियासत खिलाफत दिनार और दिरहम को इस्लामी रियासत की करेंसी के तौर पर अपनाएगी, जिससे पाकिस्तान की करेंसी के बहरान को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म किया जाएगा और करेंसी की कदर में इस्तेहकाम की वजह से खुशहाली के दौर का आगाज होगा। जी, वेलकम बैक नाजरीन। तो आपने इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर जैसे कि देखा कि एक करेंसी के हवाले से जो डिस्कशन है उसको रखा गया। तो इसी मौजू को आगे लेकर चलते हुए मैं अपने पहले जो स्पीकर हैं जनाब डॉक्टर अकमल साहब, उनकी तरफ मैं अब लेकर जाता हूं आपको। अकमल साहब जो हैं वो पाकिस्तान के जो करेंसी क्राइसिस है उसके हवाले से और उसके हल के हवाले से, यानी इस्लाम जो उसका हल पेश करता है उसके हवाले से बात करेंगे। तो ओवर टू यू अकमल साहब। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अप्रॉक्सीमेटली 2017 से एक बहस मौजूद है पाकिस्तान में करेंसी के हवाले से, डार साहब के मॉडल और दूसरी तरफ मिफ्ताह साहब के मॉडल के हवाले से। पाकिस्तान की मईशत पर नज़र और राय रखने वाले जो भी मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स और फैसला साज मौजूद हैं, वो कभी एक की तरफ और कभी दूसरी की तरफ अपना झुकाव दिखाते हुए नज़र आते हैं। हालांकि इसमें एक हकीकत मुसल्लमा है कि दोनों के दोनों मॉडल फिएट करेंसी ही के ऊपर खड़े हैं। इस मॉडल के लिहाज से जो सबसे बुनियादी बात सामने रखी जाती है
दोनों की तरफ से आ जाती है कि करेंसी की वैल्यू का तयन कैसे किया जाएगा, और उसमें करेंसी की कदर यानी करेंसी की वैल्यू का ताल्लुक पैदावारी सलाहियत यानी ज़र मुबादला कमाने के लिहाज से वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कौन सी हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटीज़ हैं जो कि हमें डॉलर कमा के दे सकती हैं। क्योंकि बुनियादी तौर पर बैलेंस करना है रुपया और डॉलर की सप्लाई एंड डिमांड को, और उसी की बेसिस के ऊपर करेंसी की वैल्यू का तयन फिर होगा। इसी करेंसी की वैल्यू के तयन में हमारे पास फिर ये दो मॉडल सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर मिफ्ता साहब का मॉडल है, वो ये कहना चाहते हैं कि मार्केट फोर्सेस को इस बात का तयन करना चाहिए। मार्केट के अंदर हमारे इंपोर्टर्स को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर्स चाहिए, वो डॉलर्स उठाना चाहते हैं, डॉलर्स खरीदना चाहते हैं, और उन डॉलर्स को खरीदने के लिए वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रुपी वैल्यू देने के लिए तैयार है, और ये मार्केट वैल्यू ऑफिशियल वैल्यू के साथ मैच करनी चाहिए। जिस वक्त हमारे पास ये बैलेंस आ जाए, उसी बैलेंस की बेसिस के ऊपर हम कह सकते हैं कि अब रुपया की वैल्यू एक्चुअल में रिप्रेजेंट करती है जो कि होनी चाहिए, यानी सरकार की वैल्यू और मार्केट की वैल्यू दोनों की दोनों एक हो चुकी है। जब किसी भी माइशत के अंदर करेंसी की वैल्यू गिरना शुरू होती है तो उसकी एक रिजल्ट ये बनता है कि मकामी चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाती हैं, और इन थ्योरी में इस बात की गुंजाइश बन जाती है कि आप लोकल चीज़ ज़्यादा सस्ती बना सकें और इंपोर्ट्स डिस्करेज हों ऑटोमेटिकली। यहीं पर मसला आ जाता है। इसी बात को जो डॉर मॉडल है वो थोड़ा सा कॉन्टेस्ट करता है या उसके मुकाबले में आता है, कहते हैं कि नहीं, हमें सबसे अहम चीज़ वो करेंसी में स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी लाने के लिए वो फिर करेंसी की वैल्यू को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट के फेडरल यानी गवर्नमेंट के अपने रिजर्व्स को इस्तेमाल करते हुए वो फिर करेंसी की वैल्यू को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं या फिक्स करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, दोनों के दोनों मॉडल्स चूंकि फिएट करेंसी के ऊपर ही बिल्ट हैं, और ये फिएट करेंसी का एक और खासा है, एक और वसफ है कि आर्टिफिशियल वैल्यू होने की वजह से स्पेकुलेशन से बहुत ज़्यादा असर लेती है, यानी सट्टेबाजी वगैरह इसके साथ जुड़ी हुई होती है। ज़र मुबादला के अपने ज़खायर के ऊंचा नीचा होने के साथ, सियासी इस्तेहकाम के साथ, बैनुल अक़वामी वाक़यात के साथ, हर एक चीज़ करेंसी की वैल्यू को इफ़ेक्ट कर रही होती है। और इस मामले के अंदर करेंसी के वैल्यू को एक मखसूस मकाम के ऊपर रखना एक चैलेंज बन जाता है। यहाँ पर ये दो बातें, यानी इन दोनों चीज़ों को आपस में, ये दोनों के दोनों मॉडल्स को आपस में अगर हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो असूलन ये दोनों के दोनों एक ही बुनियाद के ऊपर खड़े हैं। पाकिस्तानी मईशत के लिए ये सिचुएशन एक डू और डाई सिचुएशन बन चुकी है। हर दूसरा एक्सपर्ट जब भी उनको मौका मिलता है कमेंट करने का, तो वो एक एमिनेंट डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं। उनके नज़दीक सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, और वो IMF के पास जाने का सोल्यूशन है। IMF का सोल्यूशन बज़ाहिर मिफ्ताह साहब के सोल्यूशन को एंडोर्स करते हुए नज़र आता है, यानी कि मार्केट फोर्सेस ही को सिर्फ और सिर्फ तयन करना चाहिए। मगर मुसीबत यह है कि मार्केट फोर्सेस, हालांकि पिछले तकरीबन कमोबेश 4-5 साल से पाकिस्तान की मईशत में मिफ्ताह फार्मूला ही चल रहा है, यानी मार्केट फोर्सेस ही रुपये की वैल्यू के तयन करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, और उसके बावजूद किसी किस्म की वैल्यू स्टेबल होते हुए हमें नज़र नहीं आ रही। ये सारा का सारा मामला, अगर इस चीज़ को हम अपने पैराडाइम से हटाकर नहीं देखेंगे, इसको अपनी जड़ से हटाकर नहीं देखेंगे, ये जो एक मखसूस मॉनेटरी फ्रेमवर्क है जिसके अंदर पाकिस्तानी हुक्मरान, पाकिस्तान के फैसला साज, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स ने अपने आप को पाबंद किया हुआ है कि उन्होंने मगरब की तरफ से दिए हुए सोल्यूशन के अंदर ही अपने लिए एक मखसूस लाए अमल और एक मखसूस जो है तो वे आउट ढूंढने की कोशिश करनी है। अब इसमें मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद इकॉनमी डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स के ऊपर। जिस वक्त भी पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़े से भी आगे बढ़ने की कोशिश करती है और रुपये की वैल्यू गिरना शुरू होती है उसके मुकाबले में, तो फिर हमारे पास इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, और नतीजतन हमें इन्फ्लेशन या अफरात ज़र का सामना करना पड़ जाता है। यही इन्फ्लेशन जो है, तो फिर इसको काबू करने के लिए दूसरी तरफ हमारे पास स्टेट बैंक की तरफ से सूद की शरह को बढ़ाने की बात आना शुरू हो जाती है।
एंड हालांकि असल जो वजह थी वो तो इम्पोर्ट्स था, महंगी इम्पोर्ट्स था, और वो इस वजह से कि रुपये की कदर जो है तो गिरना शुरू हो गई थी। जैसे ही रुपये की कदर गिरना शुरू होती है वहीं पर जो करंट अकाउंट डेफिसिट की डिस्कशन शुरू हो जाती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का बढ़ रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है। हमारी एक्सपोर्ट्स की इंडस्ट्री 65% इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। हम इस वक्त अपने तेल के लिहाज से, गल्ले के लिहाज से, अद्वियात के लिहाज से डिपेंडेंट हैं कि हम जो हैं तो बाहर से चीज़ों को पाकिस्तान के अंदर दरामद करें। तो यहाँ पर एक आर्गुमेंट आ जाता है कि अगर पाकिस्तान की करेंसी मुसलसल गिरती रहेगी तो महंगाई की असल वजह ये गिरती हुई वैल्यू, रुपया की वैल्यू होगी, ना कि जो है तो गर्दिश करने वाली अमाउंट ऑफ करेंसी। नतीजतन पाकिस्तान में मुसलमानों के सामने एक ज़बरदस्त किस्म का महंगाई का तूफान मौजूद है। डॉलर और रुपए के एक्सचेंज रेट को फिक्स करना या उसका कोई तयन का अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। एकदम से 320 पर, 295 पर, 290 पर, 305 पर, 310 पर, ऊपर नीचे उसकी वैल्यू का होना रोज़ाना की एक हेडलाइन बन चुका है। और जो भी हमारे हैंडलर्स, जो भी हमारे इकोनॉमिकल अफलातून आते हैं, उनसे ये मसला हमें हल होता हुआ नज़र नहीं आता। और ये दोनों के दोनों मॉडल्स, भले जहाँ पर के रुपये की वैल्यू फिक्स की जा रही हो या उसको मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया जाए, ये फिएट यानी कागजी करेंसी की मॉनेटरी मॉडल या मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर खड़े हैं। हम जिस वक्त तक इस चीज़ को जज नहीं करते, हम जिस वक्त तक इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करते, जब तक हम इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को एक रीवैल्यूएशन के प्रोसेस से नहीं गुजारते कि ये क्यों कर एग्जिस्ट करता है और उसके मुकाबले में हमारे पास सोल्यूशन क्या है, हम इन मसाइल से बाहर नहीं निकल सकते। मैं इसके सामने, आपके सामने इस्लाम की तरफ से दिया गया मॉनेटरी फ्रेमवर्क रखना चाहता हूं। इस्लाम जो कि अल्लाह सुब्हान व तआला, जो खालिक कुल है, अला कुल्ल शैइन अलीम है, जिसका इल्म, जिसके विजडम, जिसकी हिकमत लामुतनाही है, इनफिनाइट है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है इंसान की किसी भी काविश के साथ, किसी भी नॉलेज के साथ, किसी भी किस्म के रिसर्च के साथ। इस्लाम उस वही की बुनियाद के ऊपर अपना सॉल्यूशंस देता है। इस्लाम अपना मॉनेटरी फ्रेमवर्क देता है और अहकाम शरिया के मुताबिक इस्लाम अपनी रियासत को, यानी रियासत खिलाफत को, सिर्फ और सिर्फ सोना और चांदी को बहैसियत करेंसी लेने का हुक्म देता है। यानी खिलाफत के अंदर जो भी करेंसी होगी उसका सोना और चांदी होना या सोना और चांदी की बुनियाद पर होना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, इसमें ऑप्शन नहीं। अच्छा, सोना और चांदी, जैसे पहले बात हो रही थी पेपर करेंसी की, और पेपर करेंसी अपने अंदर खुद अपनी वैल्यू नहीं रखता, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रखता। सोना और चांदी नेचुरल कमोडिटीज होने के नाते अपने अंदर अपनी जो है तो एक्चुअल या कुदरती कदर, कुदरती वैल्यू रखते हैं। इसलिए किसी मईशत की अपनी ताकत, ज़र्रे मुबादला के ज़खायर, बीच में स्पेकुलेशंस, बीच में मुख्तलिफ लोगों का इंटरफियर करना, फॉरेन पावर्स का इंटरफियर करना, मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात वगैरह का होना, ये चीज़ें उस करेंसी की वैल्यू को असरअंदाज नहीं करते हैं, उसको इफेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, इसी चीज़ के अंदर यानी सोना और चांदी का बहैसियत करेंसी अगर दुनिया अडॉप्ट कर लेती है तो उसमें तजारती खसारे वगैरह की शक्ल में एक सेल्फ बैलेंसिंग एक्ट, ऑटो बैलेंसिंग इफेक्ट मौजूद होता है। किसी भी रियासत के अंदर जिस वक्त वहाँ की यानी वहाँ से दरामदात अगर उसकी बढ़ जाती हैं, यानी वहाँ से सोने का इनखला शुरू हो जाता है और लोकल इकॉनमी के अंदर सोने की कम हो जाने की वजह से एक प्राइस डिफ्लेशन आती है, जिससे कि आपके पास पैदावार की कीमतों में कमी वाक़या होती है और जिसकी वजह से फिर आप दोबारा मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वही चीज़ें पहले से ज़्यादा सस्ता बेचते हुए दोबारा उसी सोने के लेवल को बरकरार कर सकते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से दिए हुए सिस्टम के अंदर ये ऑटो करेक्शन की गुंजाइश बज़ाते खुद मौजूद है, कुदरतन मौजूद है। और जहाँ पर कीमतें बढ़ती हैं, कम होती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक मखसूस प्रोडक्ट का जो कुदरती अवामिल है उसकी वजह से हो सकता है, सप्लाई एंड डिमांड की वजह से। ठीक है, जैसे रमज़ान में अगर खजूर की डिमांड बढ़ जाती है और उस वक़्त के लिए अगर उसके प्राइस में फ़र्क आता है, दिस इज समथिंग नेचुरल।
मगर ये नहीं हो सकता कि तमाम की तमाम चीज़ों की कीमतों में 40% इजाफा हो रहा हो, जैसे कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक चल रहा है। इस तमाम की तमाम चीज़ें यकमुश्त इकट्ठी जो हैं तो उनकी कीमतों में फ़र्क आ रहा। इस्लाम ने अपने मुख्तलिफ अहकाम में, जैसे ज़कात का निसाब है, दियत की रकम को मुख्तस करना है, चोरी की हद के लिए निसाब का मुकर्रर करना है, कम से कम रकम का मुख्तस करना है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अहकाम को सोने और चांदी के साथ मुंसलिक करना है, सोना और चांदी की ट्रेड के लिए उनको पाबंद करना मखसूस अहकाम के, जो कि दूसरे तमाम कमोडिटीज़ के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। ये दरअसल कराइन हैं इस बात के कि इस्लाम की करेंसी सोना और चांदी है, इसके अलावा किसी और चीज़ को बहैसियत करेंसी के लेने की हमें इजाज़त नहीं है। कि सोना और चांदी का करेंसी होना इस्लामी रियासत खिलाफत के लिए फ़र्ज़ है। अच्छा, इसका एक एडेड एडवांटेज आप देखिए, इस वक्त हमारी सिचुएशन ये है कि कोई भी सरमायादार अगर पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहता है, सनत लगाना चाहता है, एक बिजनेस सेटअप जो है तो वो सामने लाना चाहता है, उसको सबसे पहले इस बात का तयन करना है कि रुपया डॉलर रेट क्या होगा, आज क्या है, कल क्या है। हमें हफ्ते से ज़्यादा प्राइस की कोटेशन मिल नहीं सकती है। हम कहीं पर भी जो है तो यानी अगर मशीनरी मैंने इंपोर्ट करनी है, मुझे पता नहीं है कि 2 महीने बाद मुझे कितना रुपया चाहिए होगा ताकि मैं जो हूँ तो एक डॉलर्स के अंदर मिलने वाली एक मशीन को या एक इक्विपमेंट को मैं ख़रीद सकूँ। अगर मैं रुपया और डॉलर्स के हवाले से किसी एक मखसूस वैल्यू का तयन नहीं कर सकता हूँ, मैं ख़ाम माल का तयन नहीं कर सकता। अगर मैं रुपया डॉलर के हवाले से रेट को फिक्स नहीं कर सकता, मैं ये नहीं जान सकता कि मेरे पास अगेन पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन क्या होगी, पाकिस्तान के अंदर वेज एग्रीमेंट्स वगैरह क्या होंगे। मिनिमम वेज जो है तो हर साल बदल रही होती है। इन तमाम सिचुएशंस के अंदर क्यों कर कोई सरमायाकार हकीकी माशी कारकर ये एक एक्टिविटी के अंदर जो है तो वो अपने आप को, अपने पैसों को, अपने एसेट्स को, अपने सरमाए को लगाने की कोशिश करेगा। वाई? उसके लिए ज्यादा आसान ये होगा कि वो कोई एसेट जिसमें स्टोर ऑफ वैल्यू की गुंजाइश मौजूद हो, यानी प्लॉट ले लिया जिसकी फाइलें फिर आगे घूमती रहती हैं, गाड़ी ले ली, कुछ इस किस्म का एसेट ले लिया जिसमें उसको अंदाजा होता है कि चलो ये पड़ी हुई है, खुद ब खुद इसकी कीमत बढ़ती जा रही है, 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद बेचूंगा तो मुझे मेरी कीमत रिकवर हो जाएगी। क्योंकि अगर वो जो है तो एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करता है, एक एक्चुअल सरमायाकारी करने की कोशिश करता है, तो उसको पता है कि ना तो इन्फ्लेशन का पता है, ना रुपये और डॉलर के रेट का पता है, ना इंटरेस्ट रेट का पता है, ना तनख्वाहों का पता है, ना खाम माल का पता है, कब इंपोर्ट होगी, कब नहीं होगी, कब रुक जाएगी, कौन सी पाबंदी होगी, कौन सी नहीं होगी। करेंसी का इस्तेहकाम किसी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की सबसे बुनियादी शर्त है। और इस्लाम की करेंसी, शरीयत की करेंसी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाज़िल करदा वही के मुताबिक जो करेंसी है, यानी सोना और चांदी, आपको ये इस्तेहकाम गारंटी करती है कि सोना और चांदी चूंकि अपनी वैल्यू रखते हैं। अंदाजा कीजिए कि जो वैल्यू आप आज इसमें फिक्स करेंगे वो साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद रिकवरेबल है। आज लोग रुपये की गिरती हुई कदर की वजह से किसी को कर्ज नहीं देना चाहते, क्योंकि आज अगर मैं किसी को लाख रुपए देता हूं, खतरा यह है कि साल बाद यह लाख रुपए अपनी 50% वैल्यू खो चुका होगा। जिस रियासत, जिस मईशत के अंदर कर्ज देने का मामला इस हद तक सुकड़ चुका हो, रुक चुका हो, इकोनॉमी कैसे चलेगी? पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस्लाम को बहैसियत एक आइडियोलॉजी के इंप्लीमेंट किया जाए। वे फॉरवर्ड सिर्फ यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाज़िल करदा वही को इंप्लीमेंट किया जाए। और यह सिर्फ और सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम मगरब की तरफ से इंपोर्टेड सॉल्यूशंस, वो भले सियासत के हों, वो भले हमारी फॉरेन पॉलिसी के हों या हमारी मईशत के हों, उनको रिजेक्ट करना होगा और उसके मुकाबले में हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाज़िल करदा सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करना होगा। और आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक हुक्म करेंसी के हवाले से
जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको किस तरीके से वो हैंडल करेगा, उसको किस तरीके से सॉल्व करेगा, रखा जा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमा यस्तविल आमा वल बसीर वल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहात वलल मुसीउ कलीलम मा ततज़क्करून। और बराबर नहीं हो सकते अंधे और आंखों वाले और जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, और वो जो बदकार हैं बहुत ही कम हैं जो कि तुम सबक हासिल करते हो। बेशक वही पर चलना ही आंखों का करीना है और वही का इनकार अंधापन है। व आखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया अकमल साहब। तो अकमल साहब ने जिस तरह से करेंसी के हवाले से एक बड़ी जामे बात रखी और हमें बताया कि इस्लाम इस मसले का क्या हल पेश करता है, अब मैं इंशाल्लाह जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द सेमिनार है, जो कि सेकंड टॉपिक मैं अगर कहूँ कि पाकिस्तान का जो फिस्कल क्राइसिस है उसके हवाले से और उसके हल के हवाले से, इससे पहले कि मैं स्पीच की तरफ जाऊँ, हमने इस टॉपिक के ऊपर भी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर की हुई है। तो हम पहले वो डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाते हैं और फिर इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ बढ़ेंगे। तो जी सेकंड डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। यके बाद दीगरे पाकिस्तानी हुकूमतों ने मालियाती खसारे के चैलेंज का मुसलसल सामना किया है, जिसका मतलब है कि रियासत के पास अवाम पर खर्च करने के लिए वसाइल की मुसलसल कमी रही है। पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया मुल्क में सरमायादाराना मुआशी मॉडल को नाफिज करती है। सरमायादाराना मुआशी निज़ाम मलकियत की आज़ादी में यकीन रखता है और इसका ख्याल है कि मुल्क के मुआशी वसाइल निजी शोबे के कंट्रोल में होने चाहिए और हुकूमत को निजी शोबे के मजबूत रेगुलेटर के तौर पर काम करने के अलावा मईशत को चलाने में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुआशी इंतज़ाम के हवाले से ये नुक्ता नज़र रियासत को मुल्क के वसाइल पर बराह रास्त कंट्रोल से महरूम कर देता है, क्योंकि मुल्क के वसाइल निजी शोबे की मलकियत में होते हैं। रियासत के अखराजात के लिए आमदनी पैदा करने के लिए रियासत निजी शोबे पर टैक्स लगाने और सूद पर मबनी कर्जों के जरिए मालियाती खसारे को पूरा करने पर इन्हिसार करती है। सूद पर मबनी कर्जे मईशत पर बोझ हैं, ख़ास तौर पर जब इनका इस्तेमाल रियासत के गैर तरक्याती अखराजात के लिए किया जाता है। जैसे जैसे कर्ज पर सूद जमा होता रहता है, रियासत के पास इस सूद की अदायगी का कोई रास्ता नहीं रहता सिवाय इसके कि मजीद टैक्स लगाए जाएं या मजीद सूद पर मबनी कर्ज लिए जाएं। नतीजतन रियासत एक दायमी और शैतानी मालियाती बहरान में जकड़ी जाती है, जैसे आज पाकिस्तान की रियासत का हाल है। यूं सरमायादाराना मुआशी निज़ाम एक गरीब और वसाइल की कमी की शिकार रियासत और एक अमीर निजी शोबे के मसाइल को जन्म देता है। इस्लाम मुआशी इंतज़ाम के हवाले से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र रखता है। इस्लाम मईशत के वसाइल का मुकम्मल कंट्रोल निजी शोबे को नहीं देता। इस्लाम मुल्क के वसाइल को 3 मुख्तलिफ मलकियतों में तकसीम करता है: अवामी, निजी और रियासती मलकियत। रियासत अवामी और रियासती मलकियत के तहत वसाइल को कंट्रोल करती है, जबकि निजी शोबा निजी मलकियत के वसाइल को कंट्रोल करता है। इस्लाम रियासत को निजी मलकियत पर टैक्स लगाने की भी इजाज़त देता है, लेकिन खलीफा निजी शोबे से सिर्फ शरई टैक्स वसूल कर सकता है। इस्लाम में खलीफा के पास निजी मलकियत पर टैक्स लगाने का इख्तियार नहीं है, सिवाय ये कि वो इस टैक्स के लिए शरई दलील पेश करे। इस्लाम रियासती और निजी शोबे दोनों के लिए हर किस्म की सूद पर मबनी फाइनेंसिंग को हराम करार देता है। इस्लाम में सूद पर मबनी लेन देन या सूद पर मबनी मालियाती प्रोडक्ट्स और पॉलिसियों की ममानियत है। इस्लाम में रियासत अमीर है। अवामी इमलाक से हासिल होने वाली दौलत जैसे तेल, गैस और मादनी वसाइल की फ़रोख्त से हासिल होने वाली आमदनी रियासत के ख़जाने में जाती है। मज़ीद बरां रियासत कसीर सरमाए वाली सनतों से हासिल होने वाली आमदनी की भी मालिक होती है।
रियासत निजी शोबे से इकट्ठे होने वाली शरई महसूलात पर भी इख्तियार रखती है, जैसे उशर, खराज और ज़कात वगैरह। इस्लाम के मुआशी निज़ाम में रियासत की आमदनी बड़े पैमाने पर सूद की अदायगियों में ज़ाया नहीं होती, जैसे कि सरमायादाराना निज़ाम में होता है। यूं रियासत के पास अवाम पर खर्च करने के लिए काफ़ी वसाइल मौजूद होते हैं। खिलाफत मईशत से मुतालिक शरई अहकाम का निफाज करेगी और मुस्लिम सरजमीनों की वसी इक्तिसादी सलाहियत को परवान चढ़ाएगी। निजी शोबे पर कम टैक्स की पॉलिसी के साथ साथ एक अमीर रियासत वसी पैमाने पर मुआशी खुशहाली लाएगी, जैसा कि तारीखी तौर पर था जब इस्लाम के मुआशी निज़ाम के निफाज ने बरे सगीर को इस्लामी हुक्मरानी के तहत दुनिया के अमीर तरीन खित्तों में से एक बना दिया। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो एक फिस्कल क्राइसिस है, ये किस कदर खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। तो इसी टॉपिक के हवाले से, यानी पाकिस्तान फिस्कल क्राइसिस एंड इट्स सोल्यूशन, इसके हवाले से इमरान यूसुफजई जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप भी अपने व्यू पॉइंट का इजहार करें, ख्यालात का इजहार करें। तो ओवर टू यू इमरान। जी बहुत शुक्रिया जुनैद। नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाकिस्तान की इकॉनमी के दो मेजर क्राइसिस हैं। एक एक्सटर्नल फ्रंट पे है जो बेसिकली डॉलर क्राइसिस है, डॉलर की शॉर्टेज है, और इस क्राइसिस के ऊपर डॉक्टर अकमल ने तफसील से रोशनी डाली और उसका एक पैराडाइम शिफ्ट सोल्यूशन आपके सामने पेश किया। जो दूसरा क्राइसिस है वो इंटरनल फ्रंट पे है, जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, और आसान जुबान में इसका मतलब यह है कि हमारे एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू से बहुत ज्यादा है। इस साल के बजट के मुताबिक पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर 14,500 अरब हैं, जबकि हमारे रेवेन्यूज जो इफाक के पास बचेंगे वो कोई 7,500 अरब है। तो हमें तकरीबन 7,500 अरब रुपयों का खसारा है, नहीं है पैसे हमारे पास। अब हमें कहीं से फाइनेंस करना है, जो कि सूदी कर्जे होते हैं। यह है वो क्राइसिस, और यह हमारे जीडीपी का 6.5% है। लेकिन सवाल यह है कि हमारी रियासत इतनी गरीब क्यों है? वो अपने घर के खर्चे पूरे क्यों नहीं कर सकती? आखिर हमें क्यों गन्स और बटर की डिबेट में जाना पड़ता है? और अब तो इंटरेस्ट पेमेंट इतनी है 7,500, जिसके बाद तो कोई और मेजर हेड कवर ही नहीं हो सकता। जब ये डिस्कशन पाकिस्तान में आप टेलीविजन पे देखते हैं, जब आप टेक्नोक्रेट्स को सुनते हैं, इकोनॉमिस्ट को सुनते हैं, आपको चंद एक आंसर्स मिलते हैं। वो क्या आंसर्स हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, इनइक्विटेबल टैक्स है, अनफेयर है, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत कम टैक्स दे रहा है, रिटेल सेक्टर बहुत कम टैक्स दे रहा है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल टैक्स दे रहा है, रियल स्टेट जो सेक्टर है, जितनी उसमें रकम है, जितनी उसमें इन्वेस्टमेंट है, उसके लिहाज से प्रॉपर टैक्स नहीं दे रहा। टैक्स अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, एफबीआर को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, एफबीआर करप्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको ये आर्गुमेंट्स मिलते हैं क्योंकि हमारा रेवेन्यू कम है तो हम पूरे नहीं कर सकते, दैट्स द रीजन। सो बेसिकली आर्गुमेंट यह है कि हु शुड बी टैक्स्ड, हाउ मच, एंड व्हाट शुड बी द मैकेनिज्म टू कलेक्ट। सारी डिस्कशन इसके गिर्द घूम रही है। एंड पर्सनली आई डोंट एग्री विद दिस एनालिसिस। ये सब फंडामेंटली टैक्टिकल और ऑपरेशनल डिस्कशन है, इसमें स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव मिसिंग है। कैसे? क्या सिर्फ हमारी रियासत गरीब है? पहला तो ये मैं सवाल आपसे रखता हूं, सिर्फ हमारी रियासत गरीब है? सिर्फ हम ही कर्जों पे कर्जे ले रहे हैं, या बाकी जगहों पे भी यही हाल है? पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशो जो पाकिस्तान का है वो 70% है, और आईएमएफ के मुताबिक इस वक्त जो सारी एडवांस इकोनॉमीज हैं उनका एवरेज ये रेशो 112% है। इसका मतलब तो यह है कि तो हर जगह का मामला है। यू सी, दिस इज अ कॉमन डिनोमिनेटर। ये सारी स्टेट्स गरीब हैं और अपने एक्सपेंडिचर को सूदी कर्जों से फाइनेंस कर रही हैं। क्यों? क्यों? बज़ाहिर मुल्कों में खुशहाली है, बज़ाहिर हमें तरक्की नजर आती है, तो रियासतें गरीब क्यों हैं? यानी सिर्फ हम नहीं हैं, ये साम रियासतें गरीब हैं। अगर आप इसका स्ट्रेटेजिक एंगल देखेंगे
जो अभी मैं आगे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा, वो हमारी जो रूलिंग एलीट है, जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, उनकी नजर में वो नॉन नेगोशिएबल है, वो उस पर डिस्कस करने को तैयार नहीं है। इट्स सिंपली नॉट अप फॉर डिबेट, उनके लिए अनक्वेश्चनेबल है, इसलिए उनकी डिस्कशन इसी पे घूम रही जिस पे वो कर रहे हैं। फंडामेंटल पर्सपेक्टिव क्या है, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव क्या है, और वो है हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है, हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है। ये है वो फंडामेंटल डिस्कशन जिस पे अभी मैं आपके सामने इंशाल्लाह बात करना चाह रहा हूं। वेस्ट की नजर में, वेस्ट का इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव यह है स्टेट के लिए कि प्राइवेट सेक्टर इज द इंजन ऑफ ग्रोथ। प्राइवेट सेक्टर बेसिकली तरक्की लेकर आता है। प्राइवेट सेक्टर के पास रिसोर्सेस होने चाहिए। रियासत मिनिमल इंटरवेंशन की बुनियाद पर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। तकरीबन तमाम सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आप उठाएं वो प्राइवेट एंटिटीज के पास होते हैं, और मार्केट मैकेनिज्म वसाइल की तकसीम करता है। रियासत ठीक है, रियासत रेगुलेटर अपॉइंट करती है जो थ्योरेटिकली कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कंपटीशन को इंश्योर करती है और पब्लिक इंटरेस्ट को इंश्योर करती है। यह है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। सब कुछ कहां होगा? सब कुछ होगा प्राइवेट सेक्टर के पास, और स्टेट एज ए रेगुलेटर एक्ट करती है। अच्छा, अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ यह कि हमारे जो सारे मेजर रिसोर्सेज हैं और उनका जो रेवेन्यू है वो चंद प्राइवेट कंपनीज के पास चला गया। आप पावर सेक्टर उठाएं, आईपीपीज उठा लें, ऑयल एक्सट्रैक्शन उठा लें, ट्रांसमिशन उठा लें, मार्केटिंग, रिफाइनरीज, डिस्ट्रीब्यूशन, टेलीकॉम, ब्रॉडबैंड, रेलवेज, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्टिलाइजर, सीमेंट, शुगर मिल, फाइनेंशियल मार्केट्स, ये हर सेक्टर में जाएं, 80 to 90% मार्केट शेयर 10 से 20 कंपनियों के पास है। और मैं आपको ऐसे यूएस की एक एग्जांपल आप देख ले एक नजर। सिर्फ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट जो गूगल है, अमेजॉन, एनवीडिया, ये 4-5 कंपनियां $8 ट्रिलियन की हैं। अगर पाकिस्तान का पावर सेक्टर उठा लें, पाकिस्तान ने पिछले साल 133 बिलियन यूनिट बिजली पाकिस्तान में कंज्यूम हुई, जिसका रेवेन्यू ओवर 3 ट्रिलियन रुपीस है। और प्राइमरीली ये प्राइवेट सेक्टर के पास है, इसका एक मेजर पोर्शन। इसका सारा रेवेन्यू किसके पास जा रहा है? प्राइवेट सेक्टर के पास जा रहा है, चंद कंपनीज के पास। इसका प्रॉफिट किसके पास जा रहा है? चंद कंपनीज के पास। स्टेट कहां से कमाती है फिर? जब सारी मेजर रिसोर्सेज प्राइवेट एंटिटीज के पास हैं, तो वेस्टर्न व्यू क्या है? स्टेट कहां से कमाएगी? स्टेट टैक्स लगाएगी। लेट द प्राइवेट सेक्टर रन द इकोनॉमी एंड वी विल टैक्स देम। कॉर्पोरेट टैक्स, सुपर टैक्स, कस्टम, एक्साइज, इनकम टैक्स, विदहोल्डिंग, सरचार्जेस, सेस, सर्विस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब नेचुरल टैक्स तो एक छोटा परसेंट होगा ना प्रॉफिट का, सारा तो नहीं हो सकता। रेवेन्यू का एक बहुत छोटा सा परसेंटेज होगा, सारा तो नहीं हो सकता। और टैक्स आप कलेक्ट कैसे करेंगे? भाई मैं अपनी खून पसीने की कमाई सरकार को क्यों दूं? वो मुझे 30%, 25% कॉर्पोरेट टैक्स चार्ज कर रही है, मैं 100 रुपए कमाऊं, 30 आपको क्यों दूं? मेरा नेचुरल इंटरेस्ट है कि मैं टैक्स ना दूं, टैक्स बचाऊं। मैं कंसल्टेंट हायर करूंगा। देखिए, मेरे घर डाकू आता है, वो गन उठाता है, मुझसे पैसे छीनता है, तो मैं या तो मजबूर हो जाऊंगा देने पे, या फिर मुझे गन मिलेगी, मैंने उसका बेजा उड़ा देना है। दैट्स ए नेचुरल थिंग। सरकार कहती है मैं आप मुझे अपने पैसे दो, तो मैं क्या करूंगा? मैं प्रोटेस्ट करूंगा, मैं स्ट्राइक करूंगा, मैं ब्लैकमेलिंग करूंगा, मैं लॉबिंग करूंगा, मैं पॉलिटिकल डोनेशन दूंगा, मैं डेमोक्रेटिक जो मिनिस्टर्स हैं उनको विन करने की कोशिश करूंगा, एलीट कैप्चर की कोशिश करूंगा, रेगुलेटरी कैप्चर की कोशिश करूंगा। मतलब मैं तो नहीं दूंगा ना। एंड दैट्स नेचुरल, दैट्स नेचुरल। मैं ये नहीं कि मैं बुरा बंदा हूं, हम पाकिस्तानी बुरे बंदे हैं, हम टैक्स नहीं दे रहे। पूरी दुनिया में ऐसा ही है, सारे दुनिया। हम तो अभी बिल्कुल रॉ फॉर्म पे खड़े हैं इस वक्त टैक्स रोकने के लिए। बाकी वर्ल्ड जो है, जो अपने आप को एडवांस वर्ल्ड कहता है, वो तो बड़ी सोफिस्टिकेशन पे पहुंच चुका हुआ है टैक्स बचाने के चक्रों में। अभी रिपब्लिकन की डेमोक्रेट के साथ डील हुई है डेट सीलिंग के ऊपर,
उसमें रिपब्लिकन ने जो रिक्वायरमेंट रखवाई और उनसे मंजूर करवाए वो ये कि ये जो टैक्स के जो लूप होल्स हैं टैक्स सिस्टम के अंदर, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए फंडिंग आप नहीं करेंगे ताकि हम यहां टैक्स चोरी करते रहें। ये अमेरिका में हो रहा है। सो द वर्ल्ड इज मोर सोफिस्टिकेटेड इन दिस एरिया। हम तो जरा रॉ फॉर्म में, हमें तो लगता है रिटेल सेक्टर नहीं मान रहा। हम उन्हें कह रहे हैं 3,000 रुपए टैक्स दें बिल के अंदर, वो नहीं मान रहा। तो नंबर वन, देयर इज ए नेचुरल डिफिकल्टी कि स्टेट टैक्स कलेक्ट ना कर सके, ये एक नेचुरली मसला है। दूसरा, डेमोक्रेसी में इलीट ग्रुप्स खुद रूल करते हैं, वो इनफैक्ट सब्सिडाइज करते हैं रिच को। थर्ड, स्टेट की मोरल अथॉरिटी क्या है? क्या अथॉरिटी है स्टेट के पास? मोरल अथॉरिटी। व्हाई शुड आई पे टू चोर डाकू? दिस इज अ कॉमन आर्गुमेंट। स्टेट की मोरल अथॉरिटी कोलैप्स हो चुकी हुई है। सो अमलन होगा क्या? आप टैक्स जमा करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए। कोई भी आपको खून पसीने की कमाई आराम से नहीं देगा, वो आखिरी हद तक जाएगा। और यही हो रहा था, यही हो रहा है और यही होता रहेगा। हमने बड़े रिफॉर्म वाले देख लिए जो 2011-12 में कहते थे मैं 10,000 अरब जमा करके दिखाऊंगा, हम रिस्ट्रक्चर कर दूंगा सब कुछ, मैं एफबीआर को अपडेट कर दूंगा। क्या किया इन लोगों ने? कुछ भी नहीं हुआ। जो पहले से दे रहे थे मजबूरी में, उन्हीं को और निचोड़ रहे हैं। यही हो रहा है ना। अच्छा, अब देखें, नेचुरल पॉइंट पे आए। अगर हम टैक्स नहीं जमा कर पाएंगे तो फिर क्या करेंगे? व्हाट्स द ऑप्शन? खर्चे तो हैं, खर्चे तो हैं, अब क्या करें? वी आर फोर्स टू रिजॉर्ट टू डेट। हम कर्जे लेने पड़ेंगे, हमें सूदी कर्जे लेना मजबूरी है। अभी आप देखिए, ये पूरा वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर सब कुछ चला रहा है, मैं उसको टैक्स करूंगा, टैक्स लेना मुश्किल काम है, तो आखिर में क्या हो रहा है? डेफिसिट। और उस डेफिसिट की वजह से मुझे सूदी कर्जे लेने पड़ते हैं। यहां से एक अगला क्रिटिकल आर्गुमेंट जनरेट हो रहा है। मैं कर्ज लेके सुरबेला डैम बनाऊं ना, शायद कमा के वापस भी कर दूंगा। मैं कर्ज लेके मंगला डैम बनाऊं, मैं डैम बना के शायद कमा के वापस भी कर दूं, इंटरेस्ट भी शायद दे दूं। यहां हम कर्जे किस लिए ले रहे हैं? घर की रोटी के लिए, घर के बिजली के बिल के लिए। स्टेट किस लिए कर्ज दे रही है? करंट एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, विच इज नॉन प्रोडक्टिव। ये कोई प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग नहीं है, ये कोई मंगला तुरबेला नीलम झेलम नहीं बना रहे हम इससे, जिससे हम कमाएंगे बाद में। सो वापस कैसे करेंगे इस कर्जे को? आप कर्ज लेकर तनख्वाहें दे रहे हैं, वापस कैसे करेंगे? हम तो कुछ जनरेट नहीं कर रहे, ये कर्जे वापस कैसे होंगे? सूद कैसे अदा होगा? दैट्स द डेट ट्रैप। यह है वो डेट ट्रैप जिसमें हर मुल्क फंसा हुआ है। ये वो दलदल है जिसमें आपने एक दिन डूबना ही डूबना है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान दैट टाइम हैज अराइव्ड। अनफॉर्चुनेटली हम इस साल विफाक के पास जो पैसे बच रहे हैं ना, जो रेवेन्यू बचेगा, वो 7,500 बिलियन है। उसमें से 7,300 बिलियन हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। लेट दिस फैक्ट सिंक इन, लेट दिस फैक्ट सिंक इन। 7,500 अरब का विफाक का रेवेन्यू बचेगा, जिसमें से 7,300 हम इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट इज ए बिग बिग ड्रैग ऑन आवर इकोनॉमी। यह है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, यह है स्ट्रेटेजिक इशू। रियासतें क्यों गरीब हैं और एक प्राइवेट सेक्टर का एक तबका सुपर रिच क्यों है? यह है वेस्टर्न कंसेप्शन ऑफ इकोनॉमी एंड द प्रॉब्लम जो इससे जनरेट हो रहा है वर्ल्ड ओवर। अब आते हैं इस्लाम का अल्टरनेट विजन। मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा एफबीआर कैसे रिस्ट्रक्चर करेंगे, किस रेट से टैक्स लेंगे, ये ऑपरेशनल बातें, इस पे बाद में बात हो सकती है। पहले हम डिस्कस करते हैं इस्लाम इकोनॉमी को किस तरह स्ट्रक्चर करता है। इस्लाम में क्यों फिस्कल डेफिसिट एराइज ही नहीं होता? इस्लाम में गन्स और बटर की डिबेट क्यों मौजूद नहीं रही पूरी तारीख में? एंड रिमेंबर, लेट मी क्लैरिफाई, इस्लाम इज नॉट सोशलिज्म। हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर रहे हैं। नो, हम सोशलिस्ट नहीं है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज तक रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कैपिटलिज्म सोशलिज्म के अंदर। इस्लाम का अपना यूनिक पर्सपेक्टिव है।
which is neither free market capitalism and nor socialism. इस्लाम में देखें, इस्लाम में इकॉनमी में 3 तरह की प्रॉपर्टीज हैं। जो दौलत है, जो प्रॉपर्टीज हैं, जो एसेट्स हैं, वो 3 तरह के हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट प्रॉपर्टी। 3, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी और स्टेट प्रॉपर्टी को स्टेट चलाती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास होती है, प्राइवेट एंटिटीज के पास होती है। लेट मी एक्सप्लेन, मैं तीनों के को भी डिटेल में डिस्कस करता हूं, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास है और पब्लिक प्रॉपर्टी और स्टेट प्रॉपर्टी सरकार चला रही है इसको। ओके, है क्या चीज ये? और इस डिस्ट्रीब्यूशन से, दौलत को 3 तरह से कैटेगराइज करने से रियासत और अवाम क्यों खुशहाल होती है? इससे इस्लाम अपने रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है? इस्लाम कैसे अवॉइड करता है फिस्कल डेफिसिट को? इस्लाम में रेवेन्यूज क्यों इनफ होते हैं तमाम एक्सपेंडिचर के लिए? ये इंशाल्लाह आप डिस्कस करते हैं। आई विल स्टार्ट विद द पब्लिक प्रॉपर्टी। पहले, व्हाट इज दिस पब्लिक प्रॉपर्टी? क्या चीज है? अवामी मलकियत क्या है ये? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्नासु शुरकाए फिस सलास अलमाए वल किलाए वन नार। 3 चीजें, अगर मैं अल्फाज को मोर प्रिसाइज करूं, जॉइंट प्रॉपर्टीज हैं, मुश्तरका मलकियत हैं। वाटर रिजर्वायर्स, ग्रेजिंग पैस्चरिंग लैंड्स और आग, जो एनर्जी है। इसमें एनर्जी का पूरा सेक्टर शामिल है। इस तरह एक और वाक़े में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को एक ज़मीन का प्लॉट अलॉट किया और बाद में जब पता चला कि उसमें नमक की कान है तो आपने वापस ले ली। और इससे कुछ अहकामात अखज़ होते हैं, और अहकामात यह है कि वो प्रॉपर्टी जो किसी एक फर्द या चंद अफराद को देने से तमाम सोसाइटी उससे महरूम हो जाएगी, वो जॉइंट प्रॉपर्टीज है। और इसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज शामिल हैं। एंड व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब है वाटर रिजर्वायर्स जॉइंट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं हो सकती। पावर सेक्टर जॉइंट प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर डिटेल में इसकी पूरी सप्लाई चेन आप ज़हन में रखें। ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, मिनरल का सेक्टर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोटरवेज है, रेलवे है, ब्रॉडबैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सब शरन जॉइंट प्रॉपर्टी है। नो वन कैन प्राइवेटाइज इट। किसी हुकूमत को यह हक नहीं कि इसको प्राइवेटाइज करे। इस सेक्टर के ह्यूज रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स गवर्नमेंट के खजाने में जाएंगे, जो कि अवाम पे खर्च होंगे। आप सिर्फ इससे अंदाजा करें कि हमारा इस वक्त जो बिजली का जो बिल बनता है सालाना, वो ओवर 3 ट्रिलियन रुपीस है। ऑयल सेक्टर, जो एक्सट्रैक्शन, रिफाइनरी, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग कंपनीज, फिर एलपीजी कंपनीज, गैस की जो सप्लाई चेन, एसएनजीपीएल, एसएसजीपीएल, ओजीडीसी, आरएलएनजी का सारा स्ट्रक्चर जो है, जो मारी गैस, मोल कंपनी, मिनरल्स, कोल, तर का जो पूरा रिजर्व है, मोटरवेज, रेलवे, टेलीकॉम, इंटरनेट बैकबोन। इमेजिन कि जब इसके रेवेन्यूज रियासत के खजाने में जाएंगे तो रियासत कितनी खुशहाल होगी। रियासत इस तरह की गरीब नहीं होगी जो आज सिचुएशन है। इस रियासत के पास इतने ह्यूज रिसोर्सेज होगी जो कंट्रोल करेगी कैसे। मैसिव टैक्सेशन की क्या जरूरत है आखिर। और ये ज़हन में रहे कि जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, वी डोंट मीन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिस तरह हमारे अकाउंटेंट डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात नहीं हो रही, ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की बात हो रही है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी, जॉइंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, जिसको रियासत मैनेज करेगी। उसका रेवेन्यू और प्रॉफिट रियासत के खजाने में जाएगा, जो ट्रिलियंस ऑफ रुपीस होगा इंशाल्लाह। दूसरा सेक्टर, और वो है स्टेट प्रॉपर्टी। ये इसमें मल्टीपल चीजें हैं। इसमें बैतुल माल का वो हेड और फंड शामिल हैं जो खलीफा के डिस्पोजल पर हैं। इसमें रियासत का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, रियासत के सारे एसेट्स, ये सब शामिल हैं। रियासती जमीनें, रियासती मशीनरी, तमाम ढांचा, ये सब है। लेकिन एक और बहुत अहम चीज है, इस स्टेट प्रॉपर्टी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, और वो मैं आपको सबसे पहले इस करंट सिस्टम का फाइनेंसिंग मॉडल और इस्लाम का फाइनेंसिंग मॉडल डिस्कस करके ही एक्सप्लेन करूंगा। इस करंट सिस्टम में अगर आप आज की इकोनॉमी को देखें, रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग स्टेट प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि करंट सिस्टम में
कैपिटल कैसे मूव होता है, जो पैसा है ये कैसे जाता है बिजनेसेस में। मेरे और आपके आवाम के जो डिपॉजिट्स हैं, सेंट्रल बैंक के पास जो करेंसी है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट के जरिए, ये सारा पैसा बैंक को एक स्टॉक एक्सचेंज और कैपिटल मार्केट के जरिए जमा होकर पूल होकर बिजनेसेस में इन्वेस्ट होता है। बिजनेसेस को कर्ज देकर, बिजनेसेस के बॉन्ड्स खरीद कर, या बिजनेसेस में एज ए इक्विटी शेयर्स की शक्ल में इन्वेस्ट होता है। यह है इस करंट सिस्टम के अंदर कैपिटल की मूवमेंट। और हर कारोबार जो है वो बिजनेस के लिए कुछ इक्विटी यानी ओनरशिप इंटरेस्ट होता है और कुछ कर्जे मिलाकर अपना बिजनेस चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी साल 1.5 साल पहले जब हम पीक पे थी, इकोनॉमिक ग्रोथ पीक पे थी, तो हमारे बैंकों ने 1000 अरब रुपए बिजनेसेस को कर्ज दिया हुआ था। बैंकों के पास कहां से आया? स्टेट बैंक से या हमारे पैसे। कोविड के अंदर स्टेट बैंक ने 500 अरब रुपयों के कर्जे दिए बिजनेसेस को। इस तरह जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पे लोग कंपनियों की मलकियत का शेयर खरीदते हैं, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $15.7 बिलियन है, यानी 7700 अरब रुपए। इतना पैसा आवाम का कंपनियों में बतौर ओनरशिप इन्वेस्टमेंट हुआ है। इस मैकेनिज्म के जरिए आवाम का पैसा शिफ्ट हो रहा है बिजनेसेस के पास। यह है वेस्ट का मैकेनिज्म। इस्लाम में कैपिटल को मूव करने का, पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करने का यह मैकेनिज्म नहीं है। इस्लाम में ना बैंक है, ना कैपिटल मार्केट्स हैं और ना स्टॉक एक्सचेंज है। क्यों भाई? क्योंकि ना हम इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंसिंग के लिए कोई फाइनेंशियल इंटरमीडिएट अलाउ करते हैं, ये जो बैंक्स हैं, ना ही हम जॉइंट स्टॉक लिमिटेड लायबिलिटी स्ट्रक्चर इस्लाम में होते हैं जिसमें हजारों लोग शेयर होल्डर बनते हैं। इस्लाम में यह भी एग्जिस्ट नहीं करता। सो अमलन बैंक्स नहीं है, कैपिटल मार्केट्स नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, क्योंकि ये जो लिमिटेड लायबिलिटी स्ट्रक्चर हैं इस्लाम के पार्टनरशिप के तमाम बेशुमार अहकामात तो कदम कदम पर वायलेट करते हैं। अब इस्लाम में फिर कैपिटल पैसा बिजनेस में कैसे जाएगा? बड़ी रेडिकल बात हो रही है कि ना बैंक है, ना स्टॉक एक्सचेंज है और ना कैपिटल मार्केट्स हैं। इस्लाम में एक तो हमारे सोशल स्ट्रक्चर जो है, नेटवर्किंग है, वो बहुत स्ट्रांग है और हमारे पास वेस्ट की तरह इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी नहीं एग्जिस्ट करती। इसलिए नंबर 1, सोशल नेटवर्क के जरिए इक्विटी बेस्ड पार्टनरशिप्स से पैसा, आवाम का पैसा बिजनेस में ट्रांसफर होता है, आवाम का पैसा पूल होके बिजनेस में जाता है। तो यानी बराह रास्त रिलेशनशिप है लोगों का आपस में और उसके जरिए पैसा बिजनेस में ट्रांसफर होता है। लेकिन यहां से आपको एक चीज जरूर नजर आएगी कि इस तरह आप कितना पैसा जमा कर लेंगे? 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, अरब रुपए, 2 अरब, 10 अरब, कितना जमा करेंगे सोशल नेटवर्क्स के जरिए? एक लिमिट आ जाएगी। मिसाल के तौर पे ओजीडीसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, $1.3 बिलियन की है। ये पैसे कहां से जमा होंगे? ये कोई 500 अरब रुपए हैं, कहां से जमा होंगे? नेस्ले 840 बिलियन की है, $840 मिलियन की है, मारी गैस कंपनी $750 मिलियन की है, पाकिस्तान टोबैको $650 मिलियन की है, एंड इसी तरह लकी सीमेंट है 490-500 मिलियन की है। ये 200, 400, 600, 800, 1000 अरब, 2000 अरब कहां से जमा होगा? नहीं जमा हो सकता, एक्चुअली नहीं हो पाएगा। तो फिर ऐसी कंपनियां कौन चलाएगा, कौन बनाएगा, कैसे चलेंगी? नेचुरली, कंपल्सरीली स्टेट ही हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स चलाएगी, डिफेंस इंडस्ट्री को चलाएगी, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स चलाएगी, एयरलाइंस स्टेट को ही फाइनेंस करने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री स्टेट को ही फाइनेंस करनी पड़ेगी, रिफाइनरी स्टेट को फाइनेंस करनी पड़ेगी, स्टील मिल स्टेट को फाइनेंस करनी पड़ेगी, सीमेंट इंडस्ट्री स्टेट को फाइनेंस करनी पड़ेगी, शुगर मिल, घी एंड ऑयल मिल, इसमें स्टेट को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि कोई प्राइवेट एंटिटी कर नहीं सकता, यह शरअ का हुक्म बिल्कुल भी नहीं है कि एक इंडिविजुअल सीमेंट कंपनी नहीं बना सकता, बना सकता है। इफ यू हैव द मनी यू कैन, नो रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, ओन कर सकता है, लेकिन अमलन जो पूरा फाइनेंसिंग मॉडल कैपिटलिज्म का है, जिसमें हम शेयर बेस्ड पैसे जमा करते हैं या फिर हम बैंकों के जरिए फाइनेंस करते हैं, जब वो एब्सेंट होगा तो ब्रॉडली ये स्टेट के पास ही होगा, स्टेट ही मेजर प्लेयर होगी इसमें। अब इस पूरे सेक्टर का जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट्स हैं वो स्टेट के पास जाएंगे। यह है स्टेट प्रॉपर्टी का तीसरा टाइप। तो खलीफा के पास जो पैसा है
जो रियासत में बैतुल माल में है, जो इसके साथ साथ जो स्टेट का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसके पास एसेट्स हैं, और ये जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ये सब स्टेट प्रॉपर्टी में चला जाएगा। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तो पहले हमने जॉइंट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी की बात की, दूसरी स्टेट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अब आते हैं प्राइवेट सेक्टर। यस, प्राइवेट सेक्टर बड़ा वाइब्रेंट होता है, लाखों रिटेलर्स हैं, सर्विस सेक्टर मौजूद है, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, रिटेल, लेदर है, मीडिया है, यानी हर सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर आ सकता है और होगा। अब यहां से स्टेट रेवेन्यू कैसे लेगी? बात पर चली गई टैक्स पे। स्टेट उनसे टैक्स कलेक्ट करेगी, लेकिन इस्लाम में ना कॉर्पोरेट टैक्स है, ना इनकम टैक्स है, ना जीएसटी है, ना लोकल ताजर के लिए कस्टम ड्यूटी है, ना एक्साइज है। और इस्लाम सिर्फ उस टैक्स की इजाजत देता है जिसकी शरीयत ने इजाजत दी हो। अब इफेक्टिवली चेक करें बिजनेस के ऊपर क्या टैक्स है। एक जो स्टॉक है, जो स्पेशली रिटेलर्स हैं या जिसके पास मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्टॉक के ऊपर ज़कात है। एग्रीकल्चर कंपनीज जो होंगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर ओशर है 5 to 10%, 5 or 10%। जमीन पे खराज है, वो एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। लाइव स्टॉक पर ज़कात है, इनफरादी सेविंग्स पर ज़कात है। और इसके अलावा जो रियल एस्टेट सेक्टर में पाकिस्तान का $300 बिलियन पार्क हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ दैट इज एलिजिबल फॉर ज़कात। लेकिन बिजनेसेस के ऊपर बड़ा लाइट ज़कात है, बहुत कम ज़कात है, प्राइमरीली सेविंग्स के ऊपर है। तो बेसिकली इंडस्ट्री साल में सिर्फ एक दफा अपने स्टॉक के ऊपर ज़कात देती है। इसके अलावा ब्रॉडली कोई टैक्स नहीं है। इकोनॉमिक साइंसेस की स्टडी कंफर्म करती है कि कम टैक्स रेट एक्चुअली इंडस्ट्री को बूस्ट करता है और लॉन्ग रन में इससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, इंडस्ट्री ग्रो करती है। साथ में यह भी ज़हन में रहे कि लोग जो हैं इस करंट टैक्स से जरूर भागते हैं, लेकिन वो इस्लामिक जो ऑब्लिगेशंस हैं, वो जिसको टैक्स अगर आप कहें ज़कात है, उशर है, खराज है, लोग उससे नहीं भागते, बल्कि वो तो आज भी दे रहे हैं जब रियासत जमा भी नहीं कर रही। लेकिन करंट सिस्टम में क्या हो रहा है? लोग टैक्स ब्रेक के पीछे, टैक्स हॉलिडेज, सब्सिडीज के लिए भाग रहे हैं। जब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सारे गैर शरई टैक्स खत्म किए तो स्टेट के रेवेन्यूज इतने बढ़ गए थे कि हमारे पास ज़कात लेने वाला भी कोई नहीं बचा था। और हम 1000 ईयर से ज्यादा दुनिया को ये करके दिखा चुके हैं। हमने इस मॉडल के जरिए गन्स एंड बटर की बहस ही खत्म कर दी थी। तो अमलन अगर आप देखें, इस्लाम 3 पार्ट में प्रॉपर्टीज को डिवाइड करता है। 2 एरिया स्टेट रन करती है और उसके रेवेन्यूज और प्रॉफिट स्टेट के पास आते हैं। सो हमें बहुत मिनिमल टैक्सेशन की शायद उसकी भी जरूरत ना बचे। और प्राइवेट सेक्टर पे हम बहुत लाइट टैक्स करके उनको ह्यूज बूस्ट देते हैं जो इकोनॉमी को ग्रो करता है। और इस तरह इस्लामिक स्टेट जो खिलाफत होती है, वो दौलत को चंद हाथों में जमा करने से रोककर इस जो ह्यूज रेवेन्यूज हैं, जो महासिल हैं, उसको अवाम पर खर्च करके अवाम में दौलत की तकसीम को बेहतर बना देती है और लोगों की बुनियादी ज़रूरियात एश्योर कर लेती है। जो अव्वल सोशल नेटवर्क से एश्योर होते हैं और फिर स्टेट डायरेक्टली भी उसकी जिम्मेदारी उठाती है। यह तो सिर्फ अगर आप रेवेन्यू साइड की बात करें। अगर एक इस्लामिक स्टेट होती तो क्या मुझे 7,300 अरब रुपए का सूदी अखराजात करने होते? क्या मैं ये पेमेंट देता? अगर आज सिर्फ ये निकाल दे हमारा डेफिसिट खत्म हो जाता है। पाकिस्तान की इकॉनमी असल में अंदरूनी तौर पर इतनी मजबूत है कि इस करंट सिस्टम में भी अगर हम सिर्फ सूदी अदायगी खत्म कर दें, डेफिसिट एग्जिस्ट नहीं करता हमारे सिस्टम में। इस सिस्टम में क्यों नहीं रोकेंगे ये सूदी अदायगियां? क्योंकि इनको बाद में भी कर्जे लेने हैं। इस्लाम में इसकी गुंजाइश ही नहीं। वी विल स्टॉप द इंटरेस्ट पेमेंट। और हमारे लिए ये इशू ही नहीं है कि फिस्कल डेफिसिट को कैसे मैनेज किया जाए। ये एक वेस्टर्न डिबेट है, ये हमारी डिबेट ही नहीं है। ये है वो स्ट्रक्चरल मुतबादिल जिसको इंशाअल्लाह ताला रियासत खिलाफत नाफिज करती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। और जो कोई मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, इस इस्लाम से, इस कुरान से, इस पैगाम से मुंह मोड़ेगा, उसकी मईशत तंग कर दी जाएगी। इस निज़ाम के साथ जिसकी मैं बात कर रहा हूं,
हमने हिंदुस्तान को दुनिया की 27% GDP पे पहुंचाया था। इस निज़ाम के साथ खिलाफा राशिदा हो, उमैया खिलाफत हो, अब्बासी खिलाफत हो या ओटोमन्स हो, हम परपेचुअल वार में रहे हैं, परपेचुअल वार में रहे हैं। हम इसको सिर्फ मदीना के अंदर रियासत नहीं थी हमारी, हम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, हर बरआज़म पहुंचे हैं हम, और बगैर किसी कॉलोनियल अप्रोच के। हमने लूटा नहीं है उनको, वरना आज अफ्रीका अंडर वेस्ट आप देखें और अफ्रीका अंडर इस्लाम आप चेक करें। हम कैसे इन वॉर्स को फाइनेंस कर रहे थे, पूरी दुनिया में इस्लाम की रहमत लेके जा रहे थे। हमने 1801 से लेकर 1924 तक ओवर ए डोजन इंटरनेशनल वॉर लड़ी हैं, जिहाद में इन्वॉल्व रहे हैं, वर्ल्ड पावर के साथ रहे हैं। और ये निजाम, ये स्ट्रक्चर, ये इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है, ये मैं सपोर्ट करता रहा। हम मोरक्को से समरकंद तक हम खुशहाल थे, हम कामयाब थे, हम वसाइल से मालामाल थे। आज वसाइल से मालामाल पाकिस्तान सिक मैन ऑफ एशिया बन चुका हुआ है। इट इज द टाइम कि अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करें और इस्लाम की यूनिवर्सलिटी और इस्लाम के टाइमलीनेस पर ईमान रखें इंशाअल्लाह ताला। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत शुक्रिया इमरान। इमरान ने बहुत गहराई में जाकर हमारे जो इकॉनमी को जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर बात की और उसके हल के ऊपर भी बात की। यहीं पर हमारी स्पीचेस का सिलसिला जो है वो ख़त्म होता है। और आप नाजरीन, आप हमें इंटेलेक्चुअल इस्लाम के इस प्लेटफॉर्म पर हमें अब देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और यकीनन मेरे ख़्याल में आपके सवालात, क्वेश्चंस को इस फोरम में एड्रेस करना और उनके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने दोनों स्पीकर्स की इजाज़त के साथ अब Q&A का जो सेशन है मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ। और मैं आपसे जो हमें ऑडियंस के जो क्वेश्चंस रिसीव होते हैं और उनकी जो फीडबैक है उसके लिहाज से कुछ क्वेश्चंस हमारे सामने आए हैं, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहला सवाल जो है वो इमरान आपसे ले लेते हैं। आपने अभी जो हमारी मौजूदा जो डिस्कशन चल रही है मीडिया के अंदर और जो बज़वर्ड है इस वक्त, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त एक ही इशू डिस्कस हो रहा है और वो इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट के हवाले से हो रहा है। तो सवाल ये है कि वाई इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट जो है ये क्यों एक इतना बड़ा, इसको एक हवा और एक मॉन्स्टर बनाकर प्रेजेंट किया गया है, और क्या जो मौजूदा जो हुकूमत है उसके लिए क्या दिस शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कि वो इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट को अवॉइड करे? जी इमरान। ओके, देखें डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है। डिफ़ॉल्ट का मतलब यह है कि हम लेंडर्स को पे नहीं करेंगे, उनके कर्जे, उनके सूद। इससे तकलीफ किसको होनी चाहिए? लेंडर्स को होनी चाहिए। हमें अपनी पॉलिसी कैसे बनानी चाहिए? हमारी पॉलिसी का प्रायोरिटी ये हो कि मैं अपने लोगों का ख्याल रख सकूं, उनकी सोशल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, सेल्फ एफिशिएंसी बिल्ड करना, ये मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 ये क्यों है कि उनके कर्जे मैं सारे टाइम पे दूं। अगर मैं उनके कर्जे टाइम पे नहीं दूंगा, क्या होगा इससे? वो मजीद कर्जे नहीं देंगे। भाई मेरे बाकी तो मैं जिस मुल्क से ट्रे खरीदना चाहता हूं, मैं अपनी पेमेंट दे रहा हूं, मुझे उससे तो कोई रोक नहीं सकता ना। मुझे मजीद कर्जे नहीं मिलेंगे, तो यही तो अपॉर्चुनिटी है जिसको आप चैलेंज समझ रहे हैं, जिसको आप प्रॉब्लम समझ रहे हैं। दैट्स द अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, अपनी सेल्फ सफिशिएंसी की पॉलिसी बिल्ड करें। पाकिस्तान के पास कोई फिस्कल डेफिसिट नहीं है, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी एक्सपोर्ट, अपनी रेमिटेंसेस से अपनी इंपोर्ट्स मैनेज करें और उसके साथ अपने मुल्क को खड़ा करें। यही रास्ता है। खिलाफत यही करेगी। व्हाई वुड खिलाफा पे द इंटरेस्ट? हम उनका 1 रुपए का इंटरेस्ट नहीं देंगे। जो पिछले हुक्मरानों ने जो कुछ लिया है वो उनसे लें, उनके जो एसेट्स हैं उनसे रिकवर करें। हम बिल्कुल ही पे नहीं करेंगे उनको। हमने एक सेल्फ एफिशिएंसी की पॉलिसी के साथ मुस्लिम वर्ल्ड को एनेक्स करना है। हम अपने रिसोर्सेज को कंबाइन करेंगे। हम इसके साथ साथ खिलाफत स्टार्ट ऐसी जगह से करेंगे जो सस्टेनेबल हो, जो अपने आप अपने पैरों पे खड़ा हो सकती हो और वो अपना होगा, अपना काव के साथ चल सकती हो। और वहां से हम स्टेट को ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड करेंगे ताकि हम दुनिया के इस इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज कर सकें जो सिर्फ इस्तेमार को सपोर्ट कर रहा है और हमारी इकोनॉमी को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। हमारे लोगों के वसाइल जो लोगों पे खर्च होने चाहिए वो इस्तेमार को पे करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमरान। दूसरा सवाल जो है वो डॉक्टर अकमल आपसे ले लेते हैं। आपने अपनी जो स्पीच है उसमें फिएट करेंसी के हवाले से काफ़ी गुफ्तगू की
तो ये एक सवाल बनता है, इस हवाले से ये जो हमारे पास रिसीव हो रहे हैं कि अगर फिएट करेंसी इतनी ही बुरी है और इतनी ही डिस्ट्रक्टिव है, तो हम देखते हैं कि मगरिब के जो तमाम मईशतें हैं वो इसी निज़ाम के तहत चल रही हैं, और न सिर्फ चल रही हैं बल्कि तरक्की भी कर रही हैं। तो ये निज़ाम मगरिब के लिए क्यों काम करता है और हमारे लिए ये काम नहीं करता? जी डॉक्टर साहब। जी जुनैद, यही तो वो डिसेप्शन है जिसको कि हमने खोलना है, दूर करना है कि वेस्ट एक कॉलोनियल मॉडल के ऊपर चल रहा है। ये डॉलर की हेजीमनी है, हार्ड करेंसीज की हेजीमनी है, आईएमएफ की तरफ से मैंडेटेड जो रिजर्व करेंसीज हैं उनकी हेजीमनी है, जिसकी बेसिस के ऊपर उनकी इकोनॉमीज़ के लिए एक वन वे ट्रैफिक है। हमारा माल, हमारी दौलतें उस तरफ जो है तो ट्रांसफ़र होती हैं, वो तो स्टोर होती हैं। हमारे खून पसीने की मेहनत वहाँ पर सिंपली उनकी कागज़ी करेंसी, यानी वो डॉलर हो, यूरो हो, येन हो, पाउंड में जो है तो हासिल की जा सकती है, ख़रीदी जा सकती है। अमेरिका को अभी रिसेंटली सिंपली हफ्ता एक होने लगा है, ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट था। कांग्रेस उनकी जो है तो डेट सीलिंग को, डेट की लिमिट को एक्सटेंड कर देती है 2 साल के लिए। यानी मज़ीद 2 साल के लिए अमेरिका अपनी मर्ज़ी से जितने डॉलर चाहे प्रिंट कर सकता है। इस वक़्त अमेरिका साल के कमोबेश 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स कर्ज़ उठाता है अपने ख़र्चे को पूरा करने के लिए। तकरीबन 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर्स ख़र्च उठाकर, यानी ये डेफ़िसिट का उनका बजट होता है। मगर उनके लिए ना इन्फ्लेशन का डर है, उनके लिए ना डिफ़ॉल्ट होने का, यानी कोई क्रेडिटर आएगा, कोई पैसे माँगेगा, कोई जो है तो उनकी एलसीज़ कैसे खुलेंगी, उनकी इंपोर्ट्स कैसे होंगी, उनके बैंक के साथ ट्रांज़ैक्शन कैसे होंगी, ये मसाइल उनके लिए नहीं आते। इसको एक्सॉर्बिटेंट प्रिविलेज भी बोला जाता है कि अमेरिका के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ यानी डॉलर प्रिंट करना है और उसके लिए दौलत पैदा हो जाती है। हमारा किसान साल में 2 बार, यानी वो 6-6 महीने की मेहनत करके फ़सल लगाता है, उसके बाद जाकर उसको जो है तो कपास हासिल होती है। उस कपास से फिर धागा बनता है, उस धागे से कपड़े का बनना है, कपड़े से फिर कोई लिबास बना, तौलिया बना, बेडशीट बनी, फिर हम उसको बेचते हैं, फिर उसके बाद जाके हमें डॉलर मिलता है। हमारे खून पसीने की कमाई होती है जो कि आगे जाती है। तो इस बात को पहचानना कि वेस्ट का पूरा मॉडल एक कॉलोनियल सेटअप के ऊपर बिल्ट है, खड़ा है, और जब तक हम, यानी ये तीसरी दुनिया के ममालिक वो कॉलोनियल सेटअप हासिल नहीं करते, लाज़िमी बात है हमारी करेंसी को तो हार्ड करेंसी का स्टेटस नहीं मिलेगा ना। इसीलिए इस्लाम की दी हुई करेंसी यानी सोना और चांदी ना सिर्फ हमें वापस अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लेकर जाता है, एक बात जो कि लाजमी अमर है, क्योंकि ये फ़र्ज़ है एक इस्लामी रियासत के लिए, खिलाफत के लिए, कि उसकी करेंसी सोना और चांदी हो, बट एट द सेम टाइम ये हमें इन डॉलर या इन हार्ड करेंसीज की हेजीमनी से आज़ाद करता है। और मज़ीद मैं इस पर यह नुक्ता भी रखना चाहता हूँ कि एक्चुअली डॉलर के मुकाबले में यानी सोना और चांदी का करेंसी होगी, ये वो करेंसी होगी जो तमाम ममालिक के लिए बराबरी की हैसियत रखेगी। इसमें किसी एक मुल्क को किसी दूसरे मुल्क के ऊपर कोई एडवांटेज हासिल नहीं होगा, और हकीकत में किसी मुल्क की अपनी मेहनत स्टैंड आउट करेगी। वहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसा प्रिंट करके किसी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जी, अगला सवाल जो है इमरान वो आपसे ले लेते हैं कि एक डिबेट जो बड़ी कॉमनली हमें नज़र आती है वो ये है कि पाकिस्तान में चूंकि इकॉनमी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है और एक बड़े पैमाने पे जो मईशत है उसका असल में तखमीना लगाया नहीं जा सकता, जिसकी वजह से उस इकॉनमी को टैक्स कैसे करना है ये भी डिटर्मिन नहीं किया जा सकता। तो क्या इसका ये एक बड़ा मसला है, और क्या इस मसले का हल ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन को फिर ऑप्ट किया जाए और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ज़रिए से उस इकॉनमी को टैक्स नेट में ले आया जाए जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है? तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जुनैद, इस पर मैं अपनी स्पीच के अंदर भी बात कर चुका हूँ। हमारे सामने इस तरह की सिवाय सर इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स रेज हुए हैं कि इंटरेस्ट रेट इक्विटेबल नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड नहीं है, यहाँ ग्रे इकॉनमी है, उनको टैक्स नहीं किया जा रहा, या इसके अलावा रिच को टैक्स नहीं किया जा रहा, रियल स्टेट सेक्टर को उस तरह से टैक्स नहीं किया जा रहा, एग्रीकल्चर को जिस तरह होना चाहिए। ये आर्गूमेंट्स हमारे सामने हैं और यही पॉलिसी डिबेट्स हमारे मुल्क के अंदर हो रही हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, चलें जहां डॉक्यूमेंटेड है, जिन कंट्रीज के अंदर डॉक्यूमेंटेड है, वहां पर डेट टू जीडीपी रेशो जो है वो 112% क्यों है?
वो इतने बड़े सूदी कर्जे क्यों ले रहे हैं, वहां पे फिस्कल डेफिसिट क्यों है। आप तो अपने मुल्क को रो रहे हैं ना, तो जहां पे ये सब कुछ नहीं है, ये मसला नहीं है, वहां भी तो यही मसला है। इसका मतलब यह है कि अभी भी आप असल इशू को टच नहीं कर रहे और उसको अपने अनक्वेश्चनेबल और ऐसा इशू डिस्कस बनाया हुआ है जिसको कोई भी एड्रेस नहीं करेगा। और वो ये है कि आपकी इकॉनमी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो गलत बना हुआ है। आपके असल रेवेन्यूज जहां से जनरेट हो रहे हैं वो चंद कंपनियों के पास जा रहे हैं और उससे चंद लोग अमीर हो रहे हैं और बाकी अवाम उससे महरूम हैं। जब तक स्टेट प्रॉपर्टीज और पब्लिक प्रॉपर्टीज ये रियासत के पास नहीं जाएंगी, इसका रेवेन्यूज के प्रॉफिट रियासत के पास नहीं जाएंगे, हम हमेशा इस तरह के डेफिसिट फेस करते रहेंगे। दैट इज द स्ट्रेटेजिक इशू, दैट इज द फंडामेंटल इशू। इस इशू को अवॉइड करके आप जितने टोटके आजमाना चाहें, जितने आप अपने इसको पॉलिसी करेक्शंस और इंप्रूवमेंट्स क्या कहते हैं करते रहें, आखिर में वही होगा जो हो रहा है। और यही पूरी स्पीच के अंदर मैंने आपके सामने क्लैरिफाई किया था। थैंक यू इमरान। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपने गोल्ड स्टैंडर्ड की बात की, गोल्ड एंड सिल्वर यानी उसके हवाले से बात की, तो एक सवाल ये आ रहा है कि पाकिस्तान के पास जो सोना है उसके वसाइल, उसके ज़खायर जो हैं, दे आर नॉट इन अबेंडेंस। गोल्ड एक रेयर कमोडिटी है। तो क्या जब आप एक इस्लामी रियासत की बात कर रहे हैं और उसमें ख़ासतौर पे अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए, तो क्या ये जो इकॉनमी है वो इट विल नॉट रन आउट ऑफ द गोल्ड, और फिर उसके बाद के आने वाले जो सिनेरियो होगा उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, और गोल्ड के ज़खायर को कैसे मैनेज करेगी इस्लामी रियासत? देखें, करेंसी कन्वर्जन ये कोई नया मसला नहीं है, ये माजी में भी होता रहा है। अगर सबसे पहले अनकरीब के अंदर अगर बात आती है तो यूरोपियन यूनियन ने यूरो की तरफ जब कन्वर्जन किया तो उसमें कमोबेश 19 मुख्तलिफ ममालिक थे जिनकी करेंसीज़ को एक यूनिटरी करेंसी सिस्टम यानी यूरो की तरफ कन्वर्ट किया गया। उसी तरीके से उससे पहले जो है, अगर दूसरी जंग अज़ीम के बाद जर्मन करेंसी थी, उसको रीक मार्क कहते थे, और वो रीक मार्क को डुइच मार्क में कन्वर्ट किया गया और एक मखसूस तनासब से, एक रिलेशनशिप से, यानी हर 10 रीच मार्क के लिए एक जो है तो डुइच मार्क को मुख्तस कर दिया गया। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही खिलाफत कायम होती है, सबसे पहली बात यही होगी कि सर्कुलेशन के अंदर जितना हमारे पास एक जो भी करेंसी है, अगर पाकिस्तान में अल्लाह ताला हमें इस बात का मौका देता है कि यहाँ से हम खिलाफत मिनहाज नबूवत का जो दौर है वो पाकिस्तान से शुरू होता है, तो मौजूद यहाँ मार्केट के अंदर मौजूद सर्कुलेशन में जितना करेंसी नोट होगा उसको हमने फिर रिलेट करना है जो हमारे पास ना सिर्फ रिजर्व में मौजूद सोना, फिर एट द सेम टाइम हमारे पास प्राइवेट होल्डिंग के अंदर जो सोना मौजूद है उसके साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ इनफ कि हम स्टार्ट कर सके, बट एट द सेम टाइम हमारे साथ में, यानी भले अफ़गानिस्तान, इसी तरीके से आगे ताजिकिस्तान, उससे आगे उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, ये एक एक्सपेंशन रूट एग्जिस्ट करता है और उन ममालिक के पास सोने के ज़खायर पाकिस्तान से भी कई गुना ज़्यादा है। यानी पाकिस्तान के पास अगर 65 टन सोना है तो उसके मुकाबले में आगे उज़्बेकिस्तान के पास तकरीबन 365 टन सोना है। तो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ गोल्ड जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ना सिर्फ सस्टेन कर सके, बल्कि एट द सेम टाइम हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है जहाँ साथ मिलने वाली मुसलमान इलाकों को खिलाफत के अंदर जम करके हम अपनी उस कैपेसिटी को फर्दर आगे इंक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, मज़ीद ये कि ये बाई मेटालिक सिस्टम है, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ सोने के रिजर्व्स की मिकदार या उसकी क्वांटिटी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि एट द सेम टाइम हमारे पास चांदी भी शामिल है। यानी सोना और चांदी के रिजर्व्स या ज़खायर इस बात का तयन करेंगे कि हमारे पास सर्कुलेशन के अंदर कितनी करेंसी मौजूद है। तो जहाँ सोने के लिए 65 टन की बात आती है, इसी तरीके से चांदी के बहुत सारे ज़खायर हमारे पास मौजूद हैं जो कि इंशाल्लाह ताला हमारे यानी छोटी ट्रांजैक्शन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अगला क्वेश्चन इमरान आपसे। आपने अपनी गुफ्तगू में स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ की बात की, और इस वक्त अगर आप माशी जो मॉडल जो दुनिया में चल रहा है उसके हवाले से देखें तो जो आर्गूमेंट पेश किया जाता है वो ये कि ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं ये फेल हो रही हैं और दुनिया पूरी जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रही है, जबकि आप इसके ऑपोजिट आर्ग्यू कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि असल में रियासत को मैनेज करना चाहिए इन सफ़ेद हाथियों को, इन वाइट एलिफेंट्स को।
तो आप क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं कि स्टेट जो है वो इनको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है? ठीक है, जहाँ तक स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस के इस ख़राब परफॉर्मेंस का ताल्लुक है जो हम पाकिस्तान में विटनेस कर रहे हैं और हमारे सामने बार बार ये इशू पेश किया जाता है कि इनको प्राइवेटाइज किया जाए, बुनियादी तौर पर ये न्यू लिबरल इकोनॉमिक एजेंडा है। स्टेट ओन इंटरप्राइजेस की बैड परफॉर्मेंस की वजह ये नहीं है कि रियासतें कंपनियां अच्छे तरीके से नहीं चला सकती। इसकी वजह जो है वो कुछ पॉलिसी डिसीजंस हैं जो हमारे स्टेट ओन इंटरप्राइजेस के अंदर इम्प्लीमेंटेड हैं, जिसमें से नंबर 1 ये है कि इसमें एम्प्लॉयज़ के जो इंसेंटिव्स हैं, उनकी जॉब गारंटीज जो हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनकी प्रमोशंस वगैरह हैं, और इसके अलावा बाकी दीगर पर्क्स जो हैं वो लिंक्ड नहीं है उनकी परफॉर्मेंस के साथ, जिसकी वजह से कंपनी कामयाब हो, कंपनी डूबे, कंपनी लॉस करे, कंपनी प्रॉफिट करे, एम्प्लॉइज वही पर्क्स, वही बेनिफिट, वही सैलरीज फॉर लाइफ रिसीव कर रहा होता है, उसके बाद पेंशन की शक्ल में। सो दिस हैज क्रिएटेड ए बर्डन ऑन स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस। वहां वो मोटिवेशन एग्जिस्ट नहीं करती जिसके जरिए वो डायनामिज्म के साथ कंपनी के अंदर परफॉर्म कर सकें। ये तो पहली वजह है। दूसरा, एक सोशलिस्ट आइडिया है जिसने भी इसकी परफॉर्मेंस इन कंपनीज की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट किया है, और वो आइडिया ये है कि वर्कर के जो राइट्स हैं उसको बहुत मुकद्दस बनाकर आखिर में कंपनियों के जिम्मे डाल दिया गया है, जिसका मतलब है ग्रेजुटी, पेंशन्स, उनके हेल्थ बेनिफिट और इसके अलावा कई दीगर स्कीमों के जरिए एम्प्लॉइज को बहुत सारे वो बेनिफिट दिए जाते हैं जो असल में रियासत की जिम्मेदारी है, जो स्टेट की ड्यूटी है कि ना सिर्फ इन एम्प्लॉइज को बल्कि इसके अलावा कोई और हो जिसको जरूरत हो उसको प्रोवाइड करे। तो अमलन इन कंपनीज के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर डाल दिया गया है, जिनकी वजह से इनके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हो गए कि ये कंपेटिटिव नहीं रहे, ना ही ये प्रॉफिट में रहे, ना ही ये अच्छी रेवेन्यूज या अच्छी सर्विसेज जनरेट कर रहे हैं। सो असल वजह इन कंपनीज की ये है। इसके अलावा इनके जो हेड्स हैं उनके पास हायर एंड फायर की पावर नहीं है। एक एम्प्लॉय सीधा कोर्ट जाके स्टे ले लेता है, आप उनको निकाल नहीं सकते अगर वो जितनी भी बुरी परफॉर्मेंस करें, और या आप डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे तो वो एक बहुत रेयर केसेस हैं, अदरवाइज दे आर टू ए वेरी गुड एक्सटेंट गारंटीड कि वो जॉब में कंटिन्यू करेंगे डिस्पाइट देयर बैड परफॉर्मेंसेस। सो अगर आप इनको चेंज करेंगे आपको स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बहुत जबरदस्त काम करते हुए नजर आएंगी, जिसमें उनके हेड्स के पास एक मार्केट डायनामिज्म के साथ एचआर की पॉलिसीज डिजाइन करने का और रिवॉर्ड के राइट्स हों। जो बंदा डिजर्व करता है उसको लाखों तनख्वाह दे, मिलियंस में तनख्वाह दे। जो डिजर्व नहीं करता ही शुड नॉट बी कंटिन्यूड इन द कंपनी, उसको उस कंपनी में नहीं रखना चाहिए। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, हम डिफरेंट कंट्रीज में देखते हैं जहां स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बड़ी सक्सेसफुली चल रही है। चाइनीज का पूरा इकोनॉमिक मॉडल प्राइमरीली स्टेट लेड या स्टेट ओन्ड तरीके से चल रहा है, जिसमें उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। रशिया एक बहुत बड़ी एक डिफेंस पावर है और सारा डिफेंस सेक्टर जो है वो रियासत के पास है। गैसप्रोम जैसी ऑयल एंड गैस की बड़ी कंपनियां रियासत के पास है। पूरी दुनिया में चिप मेकिंग की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ताइवान की है, रियासत के पास है। पाकिस्तान का डिफेंस सेक्टर जहां प्रोडक्शन हो रही है वो रियासत के पास है। पीआईए दुनिया में टॉप के अंदर टॉप कंपनीज में 1960s 70s में चल रही थी, वो स्टेट की कंपनी थी। इससे पहले वापडा प्रॉफिट्स के अंदर थी। ये तो अगर आप एक एक को डायग्नोस करेंगे आपको नजर आएगा कि उसकी वजह ये नहीं है जो आपको ये न्यू लिबरल इकोनॉमिस्ट प्रेजेंट करते हैं, जिनका ये एजेंडा है कि ये रिसोर्सेज असल में आखिर में स्टेट के पास जाए और वो यही चंद चीजें चेंज करके उससे प्रॉफिट बनाए और वो उसकी तिजोरी में जाए, बजाय कि इस प्रॉफिट रियासत के पास जाए। तो ये होल एजेंडा जो है ये गलत एजेंडा है, और स्टेट बिल्कुल कैपेबल है कि वो इन इदारों को और इन इंस्टीट्यूशंस को एफिशिएंटली रन कर सके। जी, शुक्रिया इमरान। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो ये इस हवाले से है कि क्या जो इस्लामी रियासत है वो एक इंपोर्ट एम्बार्गो इम्प्लीमेंट करेगी जिसके ज़रिए से वो अपने गोल्ड रिजर्व्स को प्रोटेक्ट करेगी? क्या ये एक मुमकिना स्ट्रैटेजी या एक पॉलिसी हो सकती है जिसको अडॉप्ट किया जाए? तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ है जुनैद, हमने इस बात को रियलाइज़ करना है कि जो इस टाइम इंटरनेशनल ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, इसके अपना एक पैराडाइम है, अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उन ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव जो है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड के साथ इंटीग्रेशन है, ग्लोबलाइजेशन है,
और मैं कहूँगा इन्हीं चीज़ों के साथ बहुत सी डिपेंडेंसीज बन जाती हैं। खिलाफत बहैसियत एक ऐसी रियासत जो कि इस्लाम को एज एन आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट करेगी, उसके सामने अहकाम शरिया मौजूद हैं जिसमें कि ऐसी डिपेंडेंसीज को कायम करना या कायम हो जाना जिससे कि मुसलमानों की कुफार के ऊपर डिपेंडेंसी बन जाए, हराम है। तो इसलिए खिलाफत एक कंप्लीट सेल्फ सफिशेंसी, खुद मुख्तारी, वो भले स्ट्रेटिजिक लिहाज से हो, यानी हमारे डिफेंस सेक्टर के लिहाज से हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी के लिहाज से हो, यानी हमारी सप्लाई चेन्स वगैरह हमारी अपनी इकानमी के अंदर दाखिली तौर पर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी दूसरे काफिर मुल्क के मुकाबले में। और यहाँ पर उनके पास यानी कोई ऐसा बार्गेनिंग चिप, कोई ऐसा बार्गेनिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए जिस पर कि वो हमें हमारे वैल्यू सिस्टम के हवाले से ब्लैकमेल कर सकें या उस पर बार्गेन कर सकें। तो इससे यहाँ पर ये जो इंपोर्ट एम्बार्गो या क्लोज इकॉनमी या कि हम अकेले नहीं, यहाँ पर बुनियादी तौर पर चीज़ ये टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं तो एक मखसूस पैराडाइम, एक मखसूस प्लेटफॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। इसका इस्लाम के इकॉनमी सिस्टम के साथ और इस्लाम के इकनॉमिक मॉडल के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इशू इंपोर्ट एम्बार्गो का नहीं है। हमारा जो टारगेट और ऑब्जेक्टिव यानी एक ऐसी खुद मुख्तार रियासत जो सेल्फ सफिशिएंट हो, फूड सिक्योरिटी के लिहाज से, डिफेंस सिक्योरिटी के लिहाज से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, अपनी आबादी के यानी उसको एक्सपेंड करते हुए, यानी जब दूसरे इस्लामी ममालिक खिलाफत का हिस्सा बन रहे हों, उनकी ज़रूरियात भी पूरी हो रही हों, एट द सेम टाइम हम दुनिया के लिए बहैसियत एक मॉडल के सामने आ रहे हों और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी जो है तो इसी रियासत का हिस्सा बनने के मुतमन्नी हों, बल्कि शौक़ रखते हों कि यार हमें भी इस रियासत का हिस्सा बनना है। थैंक यू डॉक्टर अकमल। अच्छा इमरान, अगला सवाल आपसे है वो ये कि अगर एक इस्लामी रियासत, जब आपने अपनी स्पीच के दौरान ये कहा भी कि इस्लामी रियासत में जो फिस्कल डेफिसिट है उसका तसव्वुर मौजूद नहीं है, तो जब रियासत के अंदर कोई एमरजेंसी नाफिज हो जाएगी, मिसाल के तौर पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है या कोई ऐसे अखराजात आ जाते हैं जो कि आपने जिनका एस्टिमेट नहीं किया था, तो उस सूरत हाल में रियासत कैसे इन एक्सपेंसेस को मैनेज करेगी और कहाँ से वो एडिशनल पैसे कहाँ से लाएगी जो कि इन अखराजात के लिए चाहिए होंगे? तो इस हवाले से अगर आप प्लीज़ ज़रा आंसर कर दें। देखें, इस्लामिक स्टेट के पास पब्लिक प्रॉपर्टीज़ और स्टेट प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए वसी महासिल हासिल होते हैं और हमारे पास मोर देन 1000 ईयर की हिस्ट्री है कि वो ना सिर्फ हमारे वॉर्स के लिए काफ़ी था, हमारे लोगों की तमाम नीड्स पूरा करने के लिए, बल्कि वो एक ज़बरदस्त सिविलाइजेशन खड़ी करने के लिए भी ये रकम काफ़ी थी। तो बुनियादी तौर पर तो ये सिचुएशन एक बहुत रेयर फिनामिना हो सकता है, जैसे कि फ़र्ज़ करें ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए या ऐसी कोई इमरजेंसी हो, या अगेन एक वॉर के एक्सपेंडिचर इतने एक्सटेंड हो जाए जिसकी वजह से हमारे पास महासिल ये जो हमारा रेवेन्यूज़ हैं उसमें शॉर्टफॉल आ जाए। दो इसके मेजर एलिमेंट्स हैं इसके आंसर में। नंबर 1 ये है कि ये उम्मत इन जिम्मेदारियों के, जब भी उम्मत के सामने ऐसी जिम्मेदारियां आई हैं, ये तकालीफ आई हैं, इस उम्मत ने दिल खोल कर खुद खर्च किया है और उनको किसी रियासत के कॉल की, उसकी तरफ से अपील की ज़रूरत पेश नहीं आई कि वो उसके लिए अपने घर बार खाली करें। ये वाक़या तबूक से शुरू होकर आज तक हर किस्म की उम्मत के ऊपर जो कैलेमिटी आई है, इस उम्मत ने ज़बरदस्त तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया है। तो जब एक ऐसी अमीन रियासत मौजूद होगी जिनको ये फंड्स की ज़रूरत होगी, तो उम्मत अपने वॉलंटरी डोनेशंस के ज़रिए ही इस मसले को सॉल्व करेगी। और ये उम्मत अभी भी जिहाद को खुद ही फाइनेंस कर रही है। जो भी जिहाद कहीं पे चल रहा है मकबूज़ इलाकों में, उसको ये उम्मत ही फाइनेंस कर रही है, कोई स्टेट फाइनेंस नहीं कर रही। तो जब एक रियासत उसको चला रही होगी तो इसके लिए उम्मत अपना सब कुछ कुर्बान करने पे तैयार होगी। हैविंग सेड दैट, अगर इसके बावजूद ऐसी कुछ जिम्मेदारी उम्मत के ऊपर आई तो इस्लाम ने, शरीयत ने इसके बारे में अहकामात दिए हुए हैं। ये देखा जाएगा कि वो जो जिम्मेदारी है, जो ज़रूरत है, जो अखराजात हैं, अल्लाह ने ये उम्मत पर फ़र्ज किया हुआ है या ये रियासत पे फ़र्ज किया हुआ है। और ये एक बाइफर्केशन है शरीयत के अंदर। सो जो जिम्मेदारी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत पर फ़र्ज किया है
उसके लिए उम्मत में लोगों से वेल्थ के ऊपर वन टाइम टैक्स के जरिए मतलूबा रकम जमा की जा सकती है। लेकिन अगर वो जिम्मेदारी रियासत के ऊपर है तो ऐसी अखराजात को पोस्टपोन किया जाएगा और उनको फौरन पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये वो जिम्मेदारी नहीं है जो अल्लाह ने उम्मत पर फर्ज की है, तो उसके लिए टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता। रियासत बहरहाल अवाम से सूद से पाक कर्जे लेकर और बाद में टैक्स कलेक्ट करके उसको वापस अदा कर सकती है। तो हमारे पास शरीयत के अंदर इस तरह की रेयर सरकमस्टांसिस के लिए बहरहाल अरेंजमेंट मौजूद है। नाजरीन, दिलचस्पी तो बहुत ज़्यादा है इस टॉपिक के हवाले से और हमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस का रिस्पांस भी आ रहा है, मगर वक्त की कमी की वजह से हमें इस डिस्कशन को अब रैप अप करना पड़ेगा। और मैं अपने नाजरीन का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारी इस सेमिनार को ज्वाइन किया, अपनी फ़ीडबैक भी दी, और इसके बाद भी आप लोग हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस को ज़रूर पोस्ट करें, और हमारी जो इंटेलेक्चुअल इस्लाम की जो टीम है वो आपके साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेगी और इनको आंसर भी करेगी। इसके साथ साथ मैं अपने दोनों जो मौजूद स्पीकर्स हैं उन दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और वो आए, इस पैनल का हिस्सा बने। डॉक्टर अकमल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान यूसुफ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। ये बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो आखिर में मैं सिर्फ यही आपके सामने एक पैगाम रखना चाहूँगा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है वो एक बदतरीन माशी सूरत हाल से गुज़र रहा है, और हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव्स की डिस्कशन है, जो हल की डिस्कशन है, उसमें 19-20 के अलावा कोई ख़ास हमें एक मुतबादिल हमें नज़र नहीं आता। यहाँ पर डार मॉडल की और मिफ्ता मॉडल की भी गुफ्तगू हुई, मगर दर हकीकत दोनों ही इसी इस्तेमारी निज़ाम, इसी एग्जिस्टिंग जो वर्ल्ड ऑर्डर है और स्ट्रक्चर है उसी के अंदर रहते हुए दिए गए हल हैं। मगर आज इस सेमिनार के अंदर जो गुफ्तगू हुई और जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए गए, वो वाकई एक इनकलाबी, एक रेडिकल एजेंडा, पाकिस्तान के लिए एक माशी रेडिकल एजेंडा जो है, एक इनकलाबी एजेंडा आपके सामने पेश किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हम सब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ऐसे टाइम पे जहाँ पे इन आइडियाज़ की एक कमी महसूस की जा रही है, एक किल्लत महसूस की जा रही है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस डिस्कशन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों में, अपने अहबाब में इसको शेयर करें। इस वीडियो के लिंक को भी आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस डिस्कशन को उन रेलेवेंट सर्कल्स में, उन पॉलिसी मेकिंग सर्कल्स में आम किया जा सके, वहाँ पर इन डिस्कशन को लेकर जाया जा सके जहाँ पर इनका सुना जाना, इनका देखा जाना बहुत ज़रूरी है। इसी कॉल के साथ, इसी अपील के साथ मैं आप सब लोगों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इंटेलेक्चुअल इस्लाम की इस प्लेटफॉर्म की तरफ से, और कि आपने अपना वक्त निकाला और आपने हमारे साथ ज्वाइन किया। और इंशाल्लाह फिर किसी और मौजू के साथ, किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ترتقي كل الشعوب والعباد بالخلافة تعتلي همامنا نحو الأمجاد بالخلافة